नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित झा और आप देख रहे हैं इंडिया हेड। कुछ दिन पहले हमने धर्म परिवर्तन को लेकर खबर दिखाई थी, जिसके बाद अब यूपी पुलिस को ने इस मामले में संज्ञान लिया है और कार्रवाई की बात कही है। ये खेल केवल प्रदेश में नहीं, देश में चल रहा है। देश में ईसाई मिशनरियों के द्वारा कराए जा रहे धर्म परिवर्तन और कई घटनाएं लगातार सामने आ रही है। और अगर ऐसा ही चला तो पूरे भारत में हिंदू समाज और सनातन संस्कृति संकट में आ जाएगा। करेंगे इस पूरे मुद्दे पर बात, पर पहले ग्राफिक से समझ लेते हैं ये पूरा मामला। तो धर्म परिवर्तन से जुड़ी बातें, क्रिश्चियन धर्म अपनाते हो तो कई फायदे हो जाएंगे। इतने ही नहीं, गिनने के लिए आपकी उंगलियां कम पड़ जाएगी, इतने फायदे होंगे। हिंदू धर्म को अंधविश्वासों से भरा बताया जाता है। जिसे भी ईसाई धर्म अपनाया है, ये कारण बहुत जोर देकर बताया जाता है। ईसाई बनते ही आप हर तरह के अंधविश्वासों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये उन्हें बताया जाता है, ये वो चीजें हैं कि मंदिर मस्जिद में ना कदम रखें, घूमने के लिए भी नहीं, ना ही आप मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। आप जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र होंगे, जितने छोटे कपड़े उतने ज्यादा। तो कपड़ों को लेकर स्वतंत्रता की बात कही जाती है। अगर आप पुरुष हैं तो सफेद रंग से आपको प्रेम करना ही होगा। और खास बात यह कि ये अंधविश्वास नहीं कहलाएगा, आजाद सोच कहलाएगी। अगर आप इस प्रकार से इसे फॉलो करते हैं, आप बाइबल के अलावा किसी और धर्म की कोई भी किताब पढ़ना चाहेंगे तो ये बेईमानी होगी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपने देखा कि कैसे ये पूरे धर्म परिवर्तन का खेल चलता है और किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। और जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो खबर के बाद पुलिस की तरफ से एक्स पर पूरे मामले को संज्ञान में लेने की बात कही गई। और अब ताजा मामले की बात करें तो अब हिंदू संगठनों और अधिवक्ताओं ने इस मामले पर मोर्चा खोला हुआ है और जबरन धर्म परिवर्तन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। धर्म इस पूरे मामले में बिशप लखनऊ जॉन ऑगस्टिन का क्या कहना है, यह भी सुनवाते हैं आपको। मेरे द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराया गया था 2018 में झांसी में एक सेंट मार्क्स स्कूल है। सेंट मार्क्स स्कूल सेंट मार्क्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाता है और सेंट मार्क एजुकेशनल सोसाइटी 1948 में चर्च ऑफ इंडिया बर्मा पाकिस्तान सिलोन द्वारा पंजीकृत किया गया था, जिसका मैं वर्तमान में पदन अध्यक्ष हूँ, पदेन चेयरमैन हूँ। इसमें कुछ लोगों ने, जैसे राकेश चतरी दान और इनका जो पूरा गैंग है, इन लोगों ने इस पूरी संस्था का 1948 से 2006 तक एक कागज तैयार किया और कागज में जो बिशप सिडनी थे 2048 में, उनको इन्होंने जीवित दिखाते हुए 2006 तक जीवित रखा। जबकि बिशप सिडनी 1948 के बाद इंग्लैंड चले गए थे और संभवतः वो देहांत हो गया उनका। अगर वो जीवित होते 2006 तो शायद वो 125 साल या 150 साल के। इसी तरह से उस सोसाइटी में आर्मी के कुछ पदाधिकारी पदेन सदस्य हैं, उसी तरह से रेलवे के हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के। उन सब व्यक्तियों को जो 1948 में फर्स्ट सूची में पंजीकृत थे, उन सबको इन लोगों ने जीवित दिखाया है 2006 से। अगर आप देखें कि कोई भी मिलिट्री का अधिकारी होता है, वो 3 वर्ष के लिए एक जगह होता है, उनको 2006 तक वहीं पे रखा है। वैसे ही रेलवे डिपार्टमेंट में जो जिसमें भी ट्रांसफर होता है, उनको भी 2006 तक जीवित रखा है। उसी तरह जो हेल्थ डिपार्टमेंट में हुआ करते थे उस जमाने में, उनको भी 2006 तक जीवित रखा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। भ्रष्टाचार, लोगों को गुमराह करना, सरकारी अफसरों को गुमराह करके अपने स्वार्थ को ये सिद्ध करते हैं। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं यही अनुग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे व्यक्तियों को जो कि सरकारी महकमों में लोगों को गुमराह करके उनको गलत काम कराते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
तो सुना आपने किस तरह से जॉन ऑगस्टिन ने इस पूरे गैंग के बारे में तफसील से बताया है और किस तरह से इसको लेकर मामला भी दर्ज कराया गया है। और अब इस पूरे मामले पर अब बिशप लखनऊ जॉन ऑगस्टिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जॉन ऑगस्टिन साहब, देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से धर्म परिवर्तन का जो खेल है वो लगातार जारी है, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ताजा मामला अब क्या है? आदित्य तिवारी को क्या पुलिस ने स्टेशन में बुलाया गया था? क्या कुछ हुआ है उस पूरे मामले में? मैं चाहूंगा कि जॉन ऑगस्टिन साहब आप एक बार तफसील से बताएं। और अब आपको अधिवक्ताओं का भी साथ मिल रहा है, जॉन ऑगस्टिन साहब। ये जानकारी है कि अभी पुलिस द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ और आज शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन था प्रयागराज में और मुझे जैसा बताया गया कि वो मिलने का प्रयास कर रहे थे आकाश त्रिपाठी, लेकिन शायद मुलाकात नहीं हुई। तो आकाश त्रिपाठी से पुलिस ने भी बुलाया था पूछताछ के लिए, उनसे क्या कुछ पूछताछ की गई है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि पुलिस उनके संपर्क में है और कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जॉन ऑगस्टिन साहब, आपको अधिवक्ताओं का और हिंदू संगठनों का साथ मिल रहा है? अभी तक तो कोई ऐसे संगठन नहीं आया जो कि, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि गत 1 महीने से ये पूरे गैंग जिस तरह से एक्टिव है प्रयागराज में और पुलिस मुखौटा बन के बैठी हुई है। पहले एक महिला के साथ दुराचार का आया, उसको किस दुराचार के साथ उसको हटाया गया, उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर उस महिला को धमकी दिया गया, एक दूसरा एफआईआर हुआ, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें समझ में नहीं आ रहा पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि ये जो राकेश छत्री है, अपने आप को जैसा वो बताता है कि वो बहुत ही सरकार में पावरफुल है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बना रखा है, जबकि इस व्यक्ति के बारे में भारतीय जनता पार्टी को जानकारी लेनी चाहिए था कि पहले ये कांग्रेस में था, जब कांग्रेस की सरकार थी, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी में आया, अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। साहब, तो आकाश त्रिपाठी से आपकी बात हुई है? आकाश त्रिपाठी से अभी बात हुई है? क्या कुछ उसके साथ में हो रहा है? आकाश त्रिपाठी से मेरी बात नहीं हुई है। तो आकाश त्रिपाठी से अभी हाल में कोई आपकी बातचीत नहीं हुई है? नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो 2018 में भी आपने एफआईआर करवाया था, रांची का वो पूरा मामला आपने उठाया था, उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आगे बढ़ी है? इसमें जब मैंने प्राथमिकी दर्ज कराया था और प्राथमिकी में ये इतने शातिर हैं ये राकेश छत्री और मोरिस एडगरदान कि इन लोगों ने फर्जी पेपर तैयार किया 2006 तक, और 2006 तक उन्होंने बिशप सिडनी को और एक एचआर वांसबर्ग है जो उस समय कमांडेंट थे झांसी के, वीपी गुप्ता पब्लिक हेल्थ ऑफिसर थे, इन सबको उन्होंने जीवित रखा है 2006 तक, 1948 से। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि जो सोसाइटी के रजिस्ट्रार हैं उनको गुमराह करके सूची पंजीकृत करा लिया। इसमें ब्रूस एंडरसन का नाम भी कहीं पे है क्या? ब्रूस एंडरसन की भी, चूंकि आप जिक्र कर चुके हैं, तो इसमें क्या ब्रूस एंडरसन की भी भूमिका है? देखिए, ब्रूस एंडरसन वह समय प्रिंसिपल था और है, और विवेचना में पुलिस को इस बात को लानी चाहिए था कि और कौन लोग हैं। काफी इंपॉर्टेंट लोगों का नाम इसमें छूट गया, जो कि इसमें एक मैनेजर था उसका भी छोड़ दिए, ब्रूस एंडरसन का नाम छूट गया। तो ये, और राकेश छत्री, मोरिस एडगरदान, अनिल स्टीफन और 1-2 लोगों के व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ। चार्जशीट दाखिल जब हुआ तो इनके ऊपर जब इनके वारंट जारी किए गए तो इन्होंने हाई कोर्ट जाके पहले वारंट को चैलेंज किया। अब ये 482 में ये क्वेश्चन के लिए गए हैं और वहां पे डेट आता है लेकिन ये टेकन अप नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लोग बचते जा रहे हैं।
अच्छा, ये ब्रूस एंडरसन चूंकि एक निजी स्कूल का प्रिंसिपल है, इसके अलावा एक वाइस चांसलर आरबी लाल का नाम भी सामने आ रहा है। देखिए, आरबी लाल, जो वाइस चांसलर आरबी लाल है, ये शुवार्ट्स का वाइस चांसलर है। हम्म। और इसके ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है, जैसे ये यीशु दरबार चलाते हैं और यीशु दरबार के माध्यम से गरीब असहाय लोगों का धर्मांतरण करते हैं। और जैसे कि आपने देखा है कि पहले अभी आया था हाल में ही फतेहपुर का मामला, उसमें भी ये थे और शायद इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और ये जेल गए थे। लेकिन इसके बाद मामला क्या हुआ हमें, मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन मैं ये बताऊं कि ये पूरा एक गैंग है। राकेश चतरी आरबी लाल का समधी है। बिल्कुल। मोरी सेठगरदान वहां पे काम करता था। इनका लड़का एलन दान वहां काम करता है। तो ये सब चीजें, ये पूरा ये संगठित है। कौन, और आपस में ये दिखाते हैं कि एक दो, ये आपस में दिखाते हैं कि ये सब अलग अलग हैं, जबकि एक परिवार में अगर शादी हो जाने पे परिवार एक हो जाता है। जॉन साहब हमारे साथ में हिंदू संगठन से, बीएचपी से, विश्व हिंदू परिषद से आशुतोष श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं, जो प्रांत विशेष प्रमुख हैं। आशुतोष जी, देखिए, जॉन अगस्टीन साहब लगातार कह रहे हैं, एक मुद्दा उठा रहे हैं कि बड़े स्तर पे जो हिंदू हैं उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, और वे कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि हिंदू संगठनों से भी उन्हें बहुत ज्यादा मदद जो है वो नहीं मिल पा रहा है। आशुतोष जी। जी, इस डिबेट में जोड़ने के लिए बहुत बहुत। और धर्मांतरण किसी भी तरह का हो, वह एक अपराध है और गैर कानूनी और अनैतिक है। प्रलोभन से हो, चाहे दबाव बना के हो, या किसी भी तरह का उत्पीड़न करके किया जाए, तो वह अपराध की श्रेणी में है और यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कहीं से भी कोई भी ऐसा पीड़ित व्यक्ति है तो विश्व हिंदू परिषद संगठन उसके साथ खड़ा रहता है। अभी हाल फिलहाल में जो मामला आया था, ये मोरिस डान और उनके जो गुर्गे थे, उन लोगों ने जो धर्मांतरण का प्रयास किया वहां के कर्मचारी का, उनके साथ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी लोग और कुछ अधिवक्ता बंधु जाके और दबाव बना के वहां पे ये सारा प्रकरण प्रशासन के संज्ञान में लाया और उनकी प्राथमिकी वहां पे दर्ज कराने का पूरा प्रयास किया। अब प्राथमिकी भी इनकी प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया है कि इनकी प्राथमिकी दर्ज की जाए और जांच करके और कार्रवाई किया जाए। जो भी इस तरह के धर्मांतरण के कार्य में लिप्त हैं उनको न छोड़ा जाए और आगे कोई धर्मांतरित न करा पाए, इसके लिए भी प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह का प्रलोभन या उत्पीड़न के आधार पर धर्मांतरण न हो सके। आशुतोष जी, तो प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? क्या उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलवाया है? प्रशासन ने कहा कि इस प्रकरण की हम पूरी जांच कर ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम प्राथमिकी दर्ज करके और इस पे कार्रवाई करेंगे। और अगर प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही होगी तो विश्व हिंदू परिषद अपनी तरफ से इस पूरे प्रकरण को आगे भी लेके जाएगा और प्रशासन पे इस बात को कहेगा कि प्राथमिकी दर्ज करके और कार्रवाई करें। आशुतोष जी हमारे साथ में जॉन अगस्टीन साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो बिशप लखनऊ है। बिल्कुल, आशुतोष जी हमारे साथ में जॉन अगस्टीन साहब भी जुड़े हुए हैं, जो बिशप लखनऊ है, और ये बता रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने भी 2018 में एफआईआर करवाई थी, पर बावजूद इसके अब तक किसी प्रकार का एक्शन जो है वो लिया नहीं गया है और वो लगातार जो है अभी भी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है और कहीं ना कहीं इनके जो हौसले हैं वो अभी भी बुलंद हैं और बड़े स्तर पे धर्म परिवर्तन अभी भी करवाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इन लोग का जो है नेक्सस है। ये जो गैंग है आशुतोष जी, आप 4-5 महीने पहले एक प्राथमिकी दर्ज हुआ था जिसमें 3,85,00,000 रुपए जो इनकम टैक्स से इलाहाबाद बॉयज हाई स्कूल को आया था, इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी के अकाउंट में आना चाहिए था, लेकिन वो पैसा अकाउंट में ना आके मोरी सेठगर दान और इनके गुर्गे द्वारा, राकेश चतरी और इन लोगों के द्वारा एक अलग से अकाउंट खोला गया और अकाउंट खोलकर प्रतिदिन 9 लाख 10 लाख रुपए कैश निकाला गया और फिर अकाउंट को बंद कर दिया गया और पुलिस इस पे फाइनल रिपोर्ट लगा देती है।
ये एक आश्चर्यजनक चीज है, क्योंकि वो पैसा पब्लिक की है, वो पैसा स्कूल का है और स्कूल का पैसा पब्लिक का पैसा है। ये इन लोगों के बाप दादों की पैसे नहीं है कि कैश निकाल के खर्च यानी कि करें। आशुतोष जी देखिए, उसके ऊपर और सिर्फ धर्मांतरण का केवल पुलिस आरोप दो-दो नहीं है, बार- उसके ऊपर एक दो-दो गबन बार- का भी देखिए, आरोप है पुलिस और दो-दो बहुत बार बड़ा इस पे फाइनल रकम कहीं ना लगा कहीं रही उसने है। ऐसे गबन किया है, उसका भी आरोप लग रहा है। इनका सर, इनका मतलब कि इनका सरकार में अधिकारियों के बीच में बहुत बड़ा पकड़ है। ठीक है, सुन नहीं लेते तो हैं। इतना बड़ा अपराध ठीक है, तो जॉन साहब दिखाई दे आशुतोष रहा जी है। को भी सुन लेते हैं। आशुतोष जी देखिए, कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनका जो है वो सरकार में भी कहीं ना कहीं उनकी पकड़ है, जिस वजह से उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब इस बारे में अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस पे पर संदेह के घेरे में आ रही है। और सरकार का जो विषय है, सरकार अभी तक तो इन सब विषयों पे बहुत गंभीरता से कार्रवाई की है। जो अभी देखने में आया है, धर्मांतरण के ऊपर कानून लाना या अन्य जो भी विषय रहा। आशुतोष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं कि जो सरकार का- मामला सरकार हमारे के माननीय प्रतिनिधि मैं हूं मुख्यमंत्री नहीं। जी के संज्ञान में आता मैं है, उसमें तो संगठन- एक्शन जी। होता है। अगर माननीय मैं मुख्यमंत्री संगठन के का संज्ञान में प्रतिनिधि नहीं हूं। आता है, ठीक है, और जॉन साहब जिला सुन लेते हैं, स्तर पे आशुतोष जी जाता को है, सुन वो तब लेते हैं। जाता है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं संगठन का प्रतिनिधि हूँ, सरकार का हूँ नहीं। बिल्कुल। कुछ अधिकारियों की जरूर संलिप्तता या लापरवाही रही है, अन्यथा ये जितने भी प्रकरण थे, इन प्रकरणों पे जांच होके और इन लोग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी और गिरफ्तारी होनी चाहिए था। ये कोई छोटे मामले नहीं है, ये बहुत संगीन मामला है। बिल्कुल ये किसी संगीन मामला है और इस पे संस्था के कार्रवाई भी होनी जो चाहिए। प्रूव किया जा रहा है बिल्कुल। और ये लगातार इस तरह के कृत्यों में ये लोग इन्वॉल्व हैं और एक गैंग बना के इन्वॉल्व हैं और इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। या बिल्कुल तो कहीं आशुतोष ना जी, कहीं ये पूरा एक खड़ा गिरोह कर- है जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आशुतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से जिस प्रकार की घटनाएं हैं। और जॉन अगस्टिन साहब देखिए, कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है वो भी कह रहे हैं कि वो आपके साथ में खड़े हैं और इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो नहीं होनी चाहिए। और मॉरिस एडगर दान के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो काफी संगीन है। जी, मैं आशुतोष जी के साथ बड़ा सहमत हूं, क्योंकि किसी भी असहाय व्यक्ति का उसके असहाय होने का फायदा किसी भी समाज को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, लेने का अधिकार नहीं है। उनको मदद करे, उनकी रक्षा करे, उनको नौकरी दे, चाकरी दे, लेकिन नौकरी देने का ये मतलब नहीं है कि वो अपने धर्म में ला के नौकरी दें। ये गलत है। जॉन साहब, ये राकेश छत्री और ये जो मॉरिस एडगर दान है, इन दोनों के बीच संबंध क्या है? कैसे ये साथ में इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देते हैं? दोनों एक ही चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक संस्था के सदस्य हैं और ये काफी सालों से एक ही चर्च के सदस्य हैं और इनमें इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि मैंने देखा कि जब मेरा एक मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा था और न्यायालय ने अपना कोई आदेश नहीं पारित किया, लेकिन इन्होंने क्राइस्ट चर्च कॉलेज की सूची पंजीकृत करा ली एक नया सोसाइटी बनाकर। वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के भी अधीन नहीं है और आज के ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप बन गए। तो ये भ्रष्टाचार, ये अपने जहां जहां इनको लाभ दिखता है उस हिसाब से कानून को ये मोड़ के अपना काम निकाल लेते हैं। ये पूरा ब्रेन वर्क राकेश छत्री का है और राकेश छत्री को कहीं न कहीं सरकार से इसको है, क्योंकि ये जॉन अगस्टिन साहब, आपने 2018 में जो एफआईआर दर्ज करवाया था उसमें राकेश छत्री का आपने चूंकि जिक्र किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं उसमें आपने क्या कुछ उसके ऊपर में आरोप लगाए थे और क्या कुछ आपने उसके ऊपर में एफआईआर में लिखवाया था? ये इस पूरे एफआईआर में पूरे फर्जी पेपर तैयार करने का काम राकेश छत्री और मॉरिस एडगर दान ने किया था। मेरे पास ये कागज भी है जिसमें राकेश छत्री का दस्तखत है और ये रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के यहाँ जमा है। और ऐसे व्यक्तियों को जो कि एकदम सामने दिखाई दे रहा कि जॉन साहब, जो व्यक्ति राकेश छत्री को क्या राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है क्या, कि इसके ऊपर में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही? आप भी अब जैसे मुझे बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का वो उपाध्यक्ष है और आए दिन क्राइस्ट चर्च कॉलेज में कोई न कोई मंत्री या कोई न कोई प्रदेश अध्यक्ष ये सब जाया करते हैं। तो इट इज बट नेचुरल कि आपके संबंध हैं और होंगे।
तो इसे कोई पद मिला हुआ है क्या भारतीय जनता पार्टी में, या फिर केवल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का ये उपाध्यक्ष है? हाँ, तो लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि अगर इसके ऊपर में इतना बड़ा आरोप लगा है, भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ कहती है कि हम इस प्रकार के जो धर्म परिवर्तन के जो मामले आते हैं उसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, फिर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और जिसके ऊपर में आरोप लगा है उसके ऊपर में किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी भी कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार तो दूर, पार्टी भी कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये तो अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन में रखें या न रखें, क्योंकि ये संगठन, और मेन चीज है कि ये साधारण सा ईसाई समुदाय का होता और तो, लेकिन इसका संबंध सीधे आरबी लाल से है। आरबी लाल का सगा समधी है। अब इसकी बेटी का विवाह उस परिवार में हुआ है और वो व्यक्ति एक धर्मांतरण माफिया के रूप में जाना जाता है। तो मेरा यही कहना है कि ये संबंध होते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जॉन साहब, इसके कुछ आइडिया है क्या राकेश छत्री इस प्रकार के काम में कब से लगा हुआ है, कब से वो लगातार इस प्रकार की, फिर चाहे वो जमीन को लेके हो, गबन को लेके हो या धर्म परिवर्तन को लेके, कब से इस प्रकार की चीजों में वो संलिग्न है? मुझे तो लगता है कि 15-20 साल से लगा हुआ है और हाल में ही इसने एक बहुत बड़ी संपत्ति, आपको शायद पता ना हो कि बॉम्बे में विल्सन जिमखाना नामक एक बहुत नामी ग्रामीण स्कूल है जिसमें देश के बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, उसके प्रिंसिपल का बंगला इसने बेच दिया। कागजों में दिखाया है 55 लाख रुपए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा रकम इसने उठाया है। तो इसके ऊपर में देखिए कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ये लगातार इस प्रकार से जमीन कहीं ना कहीं खरीद रहा है, लगातार इस पे आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन ना तो इस पे पार्टी कोई कार्रवाई कर रही है, ना तो सरकार कोई कार्रवाई कर रही है। यही तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को के ऊपर एक्शन होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी में इसका स्थान होना एक हास्यास्पद है। जॉन साहब, आखिर राकेश छत्री जो है, देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि पार्टी से ये बात छुपी होगी, क्योंकि लगातार आप भी कह रहे हैं कि ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर पार्टी इस पे किसी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं ले रही, पार्टी इसके ऊपर में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, लेकिन पार्टी की जानकारी में तो होगा ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पे कोई आर्टिकल नहीं छपे हैं, अखबारों में इसके ऊपर में कितने सारे आर्टिकल छप चुके हैं, टीवी पे चलाया जा चुका है, फिर क्या कारण है कि इस पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही? सवाल तो आपके भी मन में आता होगा। ये सवाल तो आता है और इसीलिए हम लोगों को समझिए, पूरा ईसाई समुदाय ये चीजें, मैं ये आपके सामने में एक चीज और लाना चाह रहा हूं कि जिस तरह का ये भारतीय जनता पार्टी का दहशत ईसाइयों में फैला रखा था कि प्राथमिकी दर्ज कराने का, धमकी देने का, कि ईसाई समुदाय को जोड़ने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी, जॉन साहब हमारे साथ में पूर्व आईपीएस ऑफिसर महेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, देखिए जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, इस प्रकार की चीजें सामने आती है कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब इस प्रकार की चीजें सामने आती है और यदि आरोप सिद्ध हो जाता है तो मैं जानना चाहूंगा उसके ऊपर में किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है? देखिए, एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अभी पास नहीं किया है, यानी पार्लियामेंट से आज तक एंटी कन्वर्जन लॉ पास नहीं हुआ। जो भी एंटी कन्वर्जन लॉ पास हुए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने किए हैं, यानी यूपी ने किया है, जैसे हिमाचल प्रदेश ने किया, मध्य प्रदेश ने किया है, उड़ीसा ने किया, गुजरात ने किया। तो ये जो लॉज हैं ये सब स्टेट लॉज हैं एक्चुअली। तो एंटी कन्वर्जन लॉ हमारे यहाँ भी है। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ये कहना है कि यदि कन्वर्जन इसलिए किया जाता है कि डिसेप्शन किया जाए या कोई लालच दिया जाए, उसको इंड्यूस किया जाए, या कोई मतलब इस तरह का यदि डिसेप्शन वगैरह इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करके यदि आप कन्वर्ट कराते हैं तो दैट इज पनिशेबल। अदरवाइज यदि आपका कन्वर्जन फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इफेक्ट नहीं करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दे रखा है, आर्टिकल 25 में दे रखा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो वो कहते हैं कि यदि फ्रीडम ऑफ रिलीजन वायलेट नहीं होता है तो कन्वर्जन इज पॉसिबल, कन्वर्जन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, एंटी कन्वर्जन लॉ के भी उन्होंने कहा जो एंटी कन्वर्जन लॉ पास हुए हैं, जो स्टेट्स गवर्नमेंट ने पास किए हैं, वो उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। तो केवल सुप्रीम कोर्ट उस सिचुएशन में कहता है कि जहां पर कि आप मैरिज करते हैं, और मैरिज आपने इसलिए की कि किसी लड़की से आपने मैरिज कर ली, मान लीजिए किसी लड़के ने, किसी दूसरे रिलीजन के लड़के ने,
और केवल इसलिए की थी कि उसका रिलीजन परिवर्तन कराया सके, यानी उसके धर्म को परिवर्तन कराया सके, तो दैट इज इलीगल, दैट इज 100% लीगल एंड पनिशेबल। ठीक है महेश जी, जैसे देखिए ताजा मामला जो सामने आया है, प्रयागराज में आकाश त्रिपाठी का धर्मांतरण करवाया गया और उसे कहीं ना कहीं पद का लालच दिया गया कि अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करते हो तो तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी से हटा जाएगा। और ये देखिए हमारे साथ में जॉन ऑगस्टीन साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो बिशप लखनऊ हैं, और वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में भी उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, कई बार उन्होंने इस प्रकार की चीजें प्रशासन के सामने भी लाई है, लेकिन अब तक जो है उस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है। अब देखिए ऐसा है कि ये इट्स ए क्राइम। यदि आप किसी को डरा कर, धमका कर, लालच देकर, आप इस तरह से या धोखा देकर किसी को धोखाधड़ी से या डिसेप्शन आप यदि आप करते हैं, डिसीव करते हैं किसी को, और किसी को आप धमकाते हैं, थ्रेटन करते हैं, किसी भी थ्रेटन या मतलब थ्रेटन का मतलब यह है कि यदि आप हम निकाल देंगे, आप बर्खास्त कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे सर्विसेज आपकी, और आप यदि आप कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इस तरह की जो चीज है दैट इज प्योरली क्रिमिनल और क्राइम से रिलेटेड है ये। और हमारे एंटी कन्वर्जन लॉ है, हमारी स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉ है और इट्स पनिशेबल, दिस ऑफेंस इज पनिशेबल। अब सवाल यह है कि स्टेट मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। यदि एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस व्यक्ति के खिलाफ, तो डेफिनेटली पुलिस विल टेक एक्शन अगेंस्ट दिस चैप, मतलब वो इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी। महेश जी, लेकिन सवाल तो यही है ना कि यदि ये लॉ के अगेंस्ट है, और इस पे किसी प्रकार से देखिए, चूंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, ये वो अलग चीज है हालांकि, लेकिन अगर इसे लॉ के ये अगेंस्ट में है और ये व्यक्ति लगातार इस प्रकार की चीजें कर रहा है, उसके ऊपर में देखिए मीडिया में भी ये चीजें सामने आ चुकी है, उसके ऊपर में कई आरोप हैं, फिर सवाल तो ये बनता है ना सर कि आखिर क्या कारण है कि इनके जो मंसूबे हैं वो इतने मजबूत हैं और ये लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे बावजूद एफआईआर होने के। देखिए अब ये दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो आप इनकी एक्टिविटीज बता रहे हैं, तो नाउ द एक्टिविटीज दे हैव टेकन द शेप ऑफ माफिया गर्दी, यानी माफिया हो गए हैं ये। बिल्कुल सही, गिरोह है इनका। इट इज ओनली ही इज ओनली कन्वर्टिंग द पर्संस बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन्स इनटू क्रिश्चियनिटी। मैं ये नहीं कहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि नाउ ही हैज बिकम माफिया। वो एक माफिया का एक शेप ले चुके हैं और माफिया गर्दी कर रहे हैं वहां पर। तो जब हमारे यहाँ हम इस गवर्नमेंट ने, और स्पेशली जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जब वो माफियाओं, इस गवर्नमेंट में एक एक्शन जो हुआ है वो माफियाओं के खिलाफ हुआ है। बस मैं बताऊं आपको, माफियाओं के खिलाफ हुआ है। वैसे क्राइम फ्रंट पर तो ज्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन माफिया के फ्रंट पर बहुत काम हुआ है इस गवर्नमेंट में। तो यदि वो इस लेवल का यदि माफिया है और इस लेवल का यदि उसकी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग हो, चाहे वो खरीदारी हो, चाहे वो धोखा दे के कन्वर्जन हो, तो ये मतलब दीज एक्टिविटीज दे आर नॉट लीगल, दे आर 100% क्रिमिनल एक्टिविटीज। सो इसमें तो फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस को नहीं दिक्कत होनी चाहिए कार्रवाई करने में। कार्रवाई होनी चाहिए। महेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए जॉन ऑगस्टीन साहब, अब चूंकि पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है, हमारे साथ में एक्स आईपीएस जुड़े हुए थे और उन्होंने भी कहा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल यही बनता है कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लग जाता है, चूंकि आपने भी 2018 में ही कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करवा दी थी और उसके बाद में कई ऐसी चीजें सामने आई है, मीडिया में भी चीजें सामने आई है, जहां पे एक पूरे गिरोह के बारे में सवाल उठता है और उस पूरे गिरोह पे कई प्रकार के जो आरोप हैं वो लगे हुए हैं। तो बिशप, चूंकि जॉन ऑगस्टीन साहब, देखिए अब सबकी नजर कहीं ना कहीं आप पे भी टिकी हुई है, क्योंकि आप ये पूरी लड़ाई को लीड कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे और लगातार सरकार पे भी आप कहीं ना कहीं अपनी जो सवाल है वो उनके सामने रखते रहेंगे और उनके सामने जो सबूत आपके पास में है वो भी आप उन्हें मुहैया करवाएंगे। कट गया, क्या करें? नहीं जॉन साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए जॉन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार इस प्रकार की चीजें सामने आती है, मीडिया में भी है, हमने आपको बताया किस प्रकार से एक पूरा गिरोह है जो उत्तर प्रदेश में एक गिरोह के रूप में काम करता है और उस कई लोगों का धर्मांतरण जो है वो करवाया जाता है। मीडिया में वो सारी चीजें हैं, 2018 में एफआईआर भी इसके ऊपर में करवाया गया था, पर बावजूद इसके आकाश त्रिपाठी जो ताजा मामला है उसके ऊपर में भी कहा गया है कि आकाश त्रिपाठी पे दबाव बनाया गया और उसे कहा गया कि तुम धर्म परिवर्तन करो या फिर तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इस व्यक्ति के ऊपर में, ये पूरा जो गिरोह है इसके ऊपर में एक्शन कब लिया जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।